being recorded. This is Sir Sibur Rahman, and today we are studying syntax. Syntax is what? Word order. Word order means अल्फाजों की तरतीब. The way we organize words, the way we combine words. हमारे स्टूडेंट्स का बुनियादी एक मसला ये भी है, the basic problem which students generally face is syntax. नहीं sir, this is not my problem. I'm not talking about your problem. I'm talking about general problem of students. Students generally have this problem that they are unable to make sentence. अब सेंटेंस क्यों नहीं बनता है, आज उस बात पे से पर्दा हटेगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ड ऑर्डर हमें याद है ज़बानी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर है. आई ईट एन एप्पल, आई टीच इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. लेकिन जब मैं उर्दू के वर्ड ऑर्डर की बात करता हूं तो उर्दू का जो वर्ड ऑर्डर है वो थोड़ा मुख्तलिफ है. अगर मैंने यहां लिख दिया आई टीच इंग्लिश, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यही बात अगर मैं लिख दूं, यही बात अगर मैं लिख दूं किसमें, उर्दू में, तो कैसे लिखूंगा? आई इंग्लिश, आई इंग्लिश टीच. उर्दू में तो ये वर्ड ऑर्डर है. मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? उर्दू तो yes, sir. लेकिन जब हम इसी बात को इंग्लिश में लिखते हैं तो आई टीच इंग्लिश. तो एक प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, और ये प्रॉब्लम किस हद तक संगीन हो जाती है ये आपको पता चलेगा जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मेरे साथ. और इस हमारी जो इंग्लिश है ना, इस जिसमें वर्ड ऑर्डर खराब होता है, मैं आपको बताऊंगा उस इंग्लिश का एक नाम भी बाकायदा एक प्रोफेसर ने हमारी यूनिवर्सिटी में दिया है अपनी किताब में. अब आप यही सोच रहे होंगे सर व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड, मतलब हम क्यों हमारा वर्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है. I'm going to answer you. बेटा देखो, वर्ड्स दो तरह के होते हैं. There are two kinds of words. कौन कौन से सर? कौन कौन से सर? Content words and structural words. Content words versus structural words. जब हम कंटेंट वर्ड्स की बात करते हैं तो बेटा जिंदगी भर हमें कंटेंट वर्ड्स पढ़ाए गए, और यही वजह है कि आज तक हम अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर सके. कंटेंट वर्ड्स के ऊपर काम किया है आज तक. क्या मतलब सर कंटेंट वर्ड्स? देखो, कंटेंट वर्ड्स से मुराद नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. Noun, verb, adjective, adverb, and this is your vocabulary. जो आप लोग vocabulary के words याद करते हैं, या तो वो noun होता है, या verb होता है, या adjective होता है, या adverb होता है, या फिर वो idiom होगा या phrasal verb होगा. और words को जमा करते रहे. लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं बताई जो आज सर बता रहे हैं कि प्यारे बच्चों, इनका क्या, इन्होंने क्या कसूर किया है. स्ट्रक्चरल वर्ड्स. स्ट्रक्चरल वर्ड्स देखो, नाम स्ट्रक्चरल से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर को बना रहा है. स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल वर्ड से मुराद ऐसे वर्ड्स जो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं, बल्कि आपके स्ट्रक्चर को जोड़ देते हैं. मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता रहा हूँ.
Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मुझे बता दें आप में से बच्चे हाथ उठाकर, सर आई एम expert in, I'm very good at articles. I have no problem with preposition, conjunctions. सर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल दो, हाथ उठा के बोल दो। जब तुम्हारा टीचर आज भी आर्टिकल्स पढ़ता है, आज भी प्रेपोजिशन पढ़ता है, आज भी कंजंक्शंस पे बात करने से पहले लेसन को प्लान करता है, तो तुम लोग भी नहीं कह सकते। ये चीजें बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती हैं। और आपको जानकर बहुत अफसोस होगा बेटा, यही वो 3 वर्ड्स है जो आपके सेंटेंस को जोड़ते हैं। मुझसे आज एक वादा कीजिएगा कि सर आज अभी जो आप हमें ऑडियो वो भेजेंगे, अपने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हुए, वो हम सुनेंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा, सुन लीजिएगा। मैं आपको अपनी एक वर्कशॉप आर्टिकल्स पे भेजूंगा, एक वर्कशॉप प्रेपोजिशंस पे भेजूंगा। इन दोनों वर्कशॉप्स को आप लाजमी सुनिएगा, आपकी काफी हद तक मसले मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इन प्रॉब्लम्स को महसूस किया है स्टूडेंट्स के अंदर। एक्सक्यूज मी सर, सर जो ये लास्ट वाला वर्ड है ये कौन से वर्ब्स होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये वही हेल्पिंग वर्ब्स जो आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। कल ये तो फाउंडेशन लेवल में ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन जो मसला अभी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा वो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस का है। कंजंक्शंस पे मैं अभी एक वर्कशॉप प्लान करूंगा इंशाल्लाह, कंजंक्शंस पे रिकॉर्ड करनी है, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पे रिकॉर्ड करवा दिए, फिर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को उसके लिंक सेंड करूंगा। एक एक 1.5 घंटे की वर्कशॉप्स है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे मेरी वर्कशॉप्स वहां पर आपको मिल जाएगी। तो मॉडल वर्ब्स पे भी है, कंडीशनल्स पे भी है, पैसिव पे भी है। तो आप YouTube के चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स मिलेगी। लेकिन ये आपको अभी क्या कौन सी सुननी है? आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। विद इन 3 days आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन की वर्कशॉप्स को सुन लीजिएगा। क्यों सर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? ये देखो, कोई एक छोटा सा सेंटेंस भी लिखते हो ना तुम लोग, whenever you write a small sentence, I have just written one sentence on your screen and see how many structural words I have used here. He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important meeting, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. अगर मैं इसमें से structural words को हटा देता हूँ, आइए structural words को हटाते हैं। He went to Lahore, his friend PIA attend important event cancelled, he came back train Sunday. सर क्या बात कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी। उसकी वजह यही है बेटा कि आप अपने सेंटेंस को जोड़ ही नहीं रहे। जब आपकी इंग्लिश नहीं है, आपकी पिंग्लिश है। पिंग्लिश इज व्हाट? पिंग्लिश इज पाकिस्तानी इंग्लिश। पाकिस्तानी इंग्लिश ऐसी होती है हमारी। आज एक 9th क्लास की या 6th क्लास की इंग्लिश की बुक उठाइएगा, उसमें बैठ करके आप सिर्फ सर्कल कीजिएगा आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये 4 चीजें आप सेंटेंस से, पैराग्राफ से निकाल दीजिएगा और फिर पढ़िए। आप कहेंगे ओहो, आज से पहले तो जब हमने रीड किया तो हमारे बड़े बूढ़ों ने ये कहा बेटा इसको रीड करो और इसमें से वोकैबुलरी को निकालो, इसमें से वोकैबुलरी को निकालो। कभी किसी ने ये नहीं कहा आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस को देखो कैसे इस्तेमाल हुए हो। नहीं कहा ना कभी भी। Nobody's ever said this thing. मेरे बड़े भाई ने, हमारे बुजुर्गों ने यही कहा बेटा वोकैबुलरी में से एक्सट्रैक्ट करो, उसको अलग पेज पे लिखो, उसकी मीनिंग्स को एक्सप्लोर करो, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। अबे रेता लाकर डाल दिया, सीमेंट लाके डाल दी, बजरी लाके डाल दी, सरिया डाल दिया, कह रहे घर बना लो। पानी नहीं है बस ऐसे इलाके में। भाई हाँ, मतलब आपने जोड़ेगा कौन? मतलब कैसे जोड़ेगी? अरे बस लगाओ रेता बजरी ऐसे ही।
रेता बजरी और सीमेंट मिक्स करो, लगाओ। अब तुमने देखो ग्रामर पढ़ ली, वोकैबुलरी कर ली, लिसनिंग भी कर रहे हो भाई, लेकिन जो असल टारगेटेड चीजें हैं, यही प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट nobody tells us the right format of learning. मैं आपसे कहता हूँ आज की क्लास लेके अल्लाह हाफिज कर लो, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस को फोकस कर लो, रीडिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर, यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग। मैं तो अपनी हर क्लास में ये कहता हूँ, जैसे मैंने लास्ट सेशंस में कहा था पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, भाई आप ना करें लैंग्वेज कोर्स, आप लिसनिंग स्टार्ट कर दे, यू विल बिकम अ स्पीकर। आप रीडिंग स्टार्ट कर दे, यू विल बिकम अ राइटर। लेकिन आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, इंटरेस्ट अपना लूज कर देते हैं। सो फॉर दिस पर्पस, नीलम अपना माइक बंद करे बेटा, अंगूठे को समझाए, माइक बेटा बंद रहो, ठीक है माइक। अब दूसरा देखिए सर मेरा माइक तो बंद था। मैंने कर दिया था, इसलिए ये ले फिर कर दिया मैंने बंद। ओके सर सॉरी। I'm going to Lahore with my son on Saturday by Divo at 9 p.m. to attend an important meeting. अब आप यहाँ पर ये देखिए, मैं इसमें से सिर्फ ये पढ़ता हूँ, I going Lahore, my son Saturday Divo 9 p.m. attend important meeting. लग रहा है ना आपको बकवास इंग्लिश है? जब हमारी कोई अंग्रेजी को सुनता है और पढ़ता है तो उसके दिल में यही ख्याल आता है, क्या बकवास इंग्लिश लिखी है, व्हाट इज दैट रबिश। और वाकई है, होता है क्यों, वी आर वीक इन प्रपोजिशंस। इस बदकिस्मती से आर्टिकल्स और प्रपोजिशन और कंजंक्शंस उर्दू में, कंजंक्शंस चले फिर आ जाएंगे उर्दू में, लेकिन आर्टिकल्स और प्रपोजिशन और ऑक्सिलरी वर्ब्स की उर्दू नहीं होती। मैं एक सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल, यहां पर एन की उर्दू बता दो सर। एक, बस ये पाकिस्तानी तो हर चीज की उर्दू कर देते ना। तो बेटा मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव एन कार, नहीं सर अब आएगा। तो बस कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको लर्न करनी पड़ती है। हम जब अब रीड करते हैं, अब देखो रीडिंग के आदाब आज पता चल रहे हैं। जब रीड करो तो बेटा आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स पर फोकस करो। जब लिसन करो, व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग, फोकस ऑन आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको हो सकता है कि क्योंकि आप लोकल स्पीकर्स को सुनते हैं, यू नॉर्मली लिसन टू द लोकल स्पीकर्स एंड दे आर मेकिंग mistakes in their conversation. Even teachers are making blunders while using preposition, articles and conjunctions. So how to improve? So it's better to listen to the native speaker. So कहाँ सुने यार, यही तो एक बड़ा मसला है, तुम लोग कहाँ सुने। सुनने वाले बनो तो मैं बताऊं कहाँ सुने, बताऊं? यस सर बता दें। सुनना किसी को नहीं है, ये पता है ना, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए हमें जिंदगी गुजर गई। देखिए आपके पास एक बहुत अच्छी मैं आपसे वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ ब्रिटिश काउंसिल के अंदर जब जाएंगे तो इसमें ऑप्शन होता है लर्न इंग्लिश। आपने लर्न इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। जब आप लर्न इंग्लिश पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मैंने कहा लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। अच्छा, जब मैं लर्न इंग्लिश ऑनलाइन में जाता हूँ तो इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, ठीक है ना। और ये तो 11,500 रुपये ले रहे, देख लो 11,500 रुपये फीस है, ज्वाइन कर लो। इसी के अंदर एक और भी है ऑप्शन, व्हाई लर्न इंग्लिश, टीच इंग्लिश एग्जाम। इसी में द ब्रिटिश काउंसिल .org है, नहीं अच्छा ये .pk पे आ गया, ब्रिटिश काउंसिल .org इनकी एक वेबसाइट और है, ब्रिटिश काउंसिल .org लर्न इंग्लिश। इंग्लिश लिसनिंग ये आ गया ना, रीडिंग, बहुत कुछ मिलेगा तुम लोगों को, इतनी जबरदस्त तुम लोगों को। ब्रिटिश काउंसिल .org आ रही है ना भी आपकी स्क्रीन पर? नो सर। हाँ भाई, यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
देखिए ये मैं इसका आपको लिंक भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और britishcouncil.org स्किल्स पे आप जाएंगे तो ये मैं अभी रीडिंग में और बैक चाहता हूँ लिस्ट स्किल्स ब्रिटिश काउंसिल। अब इसमें से आपको कौन सा पढ़ना है? क्या आगे राइटिंग रीडिंग लिस्ट देख रहे हैं आप लोग? भाई पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो जरा वो करेंगे, मुझे पता है। संडे का था लिसनिंग इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ से जाओ लिसनिंग में। जब आप लिसनिंग में जाएंगे तो ये देखिए डिस्क्राइब योर लेवल, डिस्कवर योर लेवल। आप यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट देके अपना लेवल डिस्कवर कर सकते हैं कि मेरा लेवल क्या है। देखिए लेवल्स यहाँ पर गिवन है, A1 A2 B1 B2 C1, ठीक है ना। आपने कहा भाई मैं तो बिल्कुल बिगनर हूँ, मैं तो बिल्कुल बिगनर हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ना है, और मैं भी आपको मशवरा दूंगा आप यहीं से स्टार्ट लें, बिगनर A1, ठीक है। खूबसूरत सा ही आपको चेहरा नजर आ रहा होगा। चलो अब आपने कहा रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉस, चूज अ लिस्टिंग, आपने यहाँ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर बॉस। अब वो यहाँ पर ये देखें, This recording is from the British Council. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. Welcome. ठीक है। ये आपने ऑडियो प्ले की। अब इसका टास्क 1 क्या है? अब इसका जो टास्क 1 है वो आपके सामने कहता है a request from God match the beginning and ending of the phrase। जब आप इसको सुनेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर टास्क 2 क्या है? ये टास्क 2 है, उसके मुख्तलिफ डिस्कशन है, वर्कशीट है, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट दे दी है, यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। क्या सुने, क्या रीड करें, ये मैंने यहाँ से आपको बता दिया, और आपको मैं इसका लिंक भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिंक आपको सेंड कर दिया। इट्स अ वेरी यूजफुल वेबसाइट फॉर लर्निंग। वापस जा रहे हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो अब आ जाए, Right, sir. ठीक है। These are actually they are different resources from where we can learn online। आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ चीजें मिलती रहेंगी। आइए सेंटेंस फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं। तो अब सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज, अगर सेंटेंस से पीछे जाता हूं तो मेरे पास वर्ड होता है, ठीक है ना। सेंटेंस बनने से पहले मेरे पास वर्ड होता है, वर्ड से पीछे जाता हूं तो लेटर्स होते हैं, लेटर्स मिलते हैं, वर्ड बनता है, वर्ड मिलते हैं तो क्या बनता है? बताइए, वर्ड मिलते हैं तो क्या बनता है? Sentence, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस से पहले कुछ और भी बनता है, phrase, phrase। A phrase, a group of words which gives us some meaning is called phrase। जो अल्फाजों की ऐसी तरतीब जो आपको मुकम्मल मीनिंग्स ना दे लेकिन कुछ मीनिंग्स दे दे, जैसे इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, ऑन एट द डोर, ऑन द on the wall, at the door, at the station, ये क्या है? These are prepositional phrases। In while taking class, while taking prepositional phrase, while taking class क्या मतलब? क्लास लेते हुए। during the class क्या मतलब? during the class क्या मतलब? uh, इस क्लास के दौरान। क्लास के दौरान। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, ये हमें एक नामुकम्मल मीनिंग दे रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं which gives us some meaning, it is called phrase। फिर सेंटेंस क्या होता Excuse me, है? जी बेटा। sir, I have a question. You have discussed about preposition, conjunction, preposition. बेटा बात सुन ले पहले, आज आपका पहला दिन है, मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे दूं। जब सवाल हो ना आपका तो हैंड रेस किया करें, मैं अपनी बात खत्म करने के बाद फिर सवाल लेता हूँ, ठीक है। अब आप अपना सवाल पूछे, क्योंकि डिस्टर्ब हो गया मैं। सवाल पूछे। ऑलवेज रेज योर हैंड व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन। ये मैंने शुरू के लेक्चर्स में बता दिया। नॉन वर्बल लैंग्वेज आपके पास देखे होगा एक ऑप्शन हैंड रेज का। जो मेरा भी लेक्चर का और बहुत तवील है ना, क्वेश्चंस अपनी बात मुकम्मल करता हूँ फिर ले लेता हूँ। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। A sentence may end on a full stop, question mark और mark of exclamation। याद रखिए, आपके
फ्रेज के आखिर में कुछ भी नहीं आता है। हाँ, फ्रेज अगर एक सेंटेंस से पहले आता है, मेरे हर लेक्चर के अंदर एक नई बात होती है, ठीक है ना। ये आज से पहले लाइव एंड एक्सक्लूसिव जितने लेक्चर्स देख लो उसमें ये बातें नहीं होगी। मैं हर लेक्चर में एक नई बात बताता हूँ, भले से वो लेक्चर मैंने 20 दफा रिकॉर्ड किया हो, उन 20 लेक्चर्स में 20 नई बातें होंगी और आज ये 21वीं बात है। अगर फ्रेज को सेंटेंस से पहले ऐड करोगे तो उसके बाद कॉमा लगा। इन द क्लास शी सॉ मी, ठीक है, इन द क्लास शी सॉ मी। लेकिन अगर इस फ्रेज को तुम आखिर में ऐड करोगे, देयर इज नो नीड फॉर द कॉमा, शी सॉ मी इन द क्लास। आ गई बात समझ? छोटी सी बात है बट दिस इज इंपॉर्टेंट। A group of words which gives us complete meaning. Sentence क्या है? A group of words which gives us complete meaning. और याद रखो सेंटेंस के आखिर में सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फुल स्टॉप का इस्तेमाल तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, ये भी आज की नई बात है। सर फुल स्टॉप कब लगाते हैं? When you talk about affirmative sentence, affirmative and negative sentence they end on full stop. जब क्वेश्चन की आप बात करेंगे, जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं, when you have a question, it could be normal question, it could be question with WH word, आप जो है इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन मार्क। लेकिन सर एक सवाल है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कब आता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जब आपके पास होगा, जब आप जो है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे। सर इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? भूल गए तो याद तो होगा, एडवाइस, एडवाइस, ऑर्डर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। सर आपने जो ये सबसे फर्स्ट वाला बताया वो क्या, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, आई लव पाकिस्तान, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, आई डोंट लाइक पिज्जा, ठीक है। हाँ, आपने देखे एक सवाल अगर टॉपिक से रिलेटेड आ गया है, हैंड रेज करने की आदत डाला करें, लेकिन फिर आपको बहुत सारी चीजें मिली, वो अभी डिसिप्लिन आप लोग सीख जाएंगे। आपने शायद जिंदगी में एक असर्टिव भी सुना, बहुत ओल्ड इंग्लिश है, लेकिन शायद आपने असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी सुना हो। असर्टिव सेंटेंस सुना है? दुआ ने सुना है? जो पुरानी ग्रामर बुक्स लोग पढ़ते होंगे उन्होंने जरूर पढ़ा होगा असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? दुआ पूछना चाह रही हो या बताना चाह रही हो? मैम सर क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। हाँ पूछे। सर कैन यू प्लीज डिफाइन फ्रेजल इन सिंपल? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट फ्रेजल एक्चुअली इज। फ्रेज का मतलब बेटा ये होता है अल्फा, किसी भी अल्फाज को आप, कुछ वर्ड्स को आप जोड़ दें। आपने 3 वर्ड्स को जोड़ा तो ये सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर नहीं बना, ये एक स्ट्रक्चर तो बना बट इट इज गिविंग यू सम मीनिंग, but this is not a complete meaning. A group of words which gives us some meaning: in the class, on the roof, at the bus stop. अब ये सेंटेंस तो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट, ये सेंटेंस तो नहीं है, इट्स अ फ्रेज। हो सकता है कोई इडियोमेटिक स्ट्रक्चर भी आ जाए इस तरह से, जैसे इन अ नट शेल, मुख्तसरन ये के, इन अ नट शेल। ये देखें, while taking class, while taking class, ये आपके पास prepositional phrase आ गया, while taking class, ठीक है ना। अब सेंटेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में आपके पास बकायदा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, तो आपका एक पूरा बकायदा जुमला बन जाता है। अब जैसे मैंने 3 बातें करी यहाँ पर, a sentence may end on full stop, question mark और mark of exclamation, ये तीनों का बात है, मैंने ये भी बात बता दी। अब एक तीसरी चीज और आपकी जिंदगी में आ रही है बेटा, वो है क्लॉज। क्लॉज क्या है?
What is clause? A sentence in a sentence is called a clause. बुरा ये कहता है कि एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस का होना क्लॉज है, और उसके बाद बस कहता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब सोच रहे होंगे आप, सर ये इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार, डिपेंडेंट मोहताज। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसे जुमले हैं, ऐसे लोग हैं जो मोहताज हैं, बिल्कुल है। If you join SAH online classes, comma, हाँ तो क्या होगा? अब आप सुनना चाह रहे हैं आगे। If you work hard, if you work hard, हाँ आगे बोले ना, if you work hard, आगे बोले, You will be success. you will be successful, you will get, you will be succeeded। अब इसका मतलब ये है कि आप आगे सुनना चाह रहे हैं। if you drive fast, if you drive fast, हाँ तो आगे बोले। इसका मतलब ये है कि जब कोई if क्लॉज आ रहा है, वो आगे अपने क्लॉज को मांग रहा है, वो मोहताज है। इसका मतलब ये है कि if क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। एक और सुने, when you come, जब तुम आओगी, हाँ तो क्या करोगे तुम? I will be happy. I will cut cake, मैं केक काटूंगा क्योंकि सालगिरह मैंने तुम्हारे लिए रखी है, वरना Thank you, sir. when you come I will cut cake। अच्छा, अब when you come, देखिए इसके बाद आप कुछ सुनना चाह रहे थे। when you come, इसी तरह से until it rains, जब तक बारिश नहीं होगी, this is a clause, and this is dependent clause, जब तक बारिश नहीं होगी। तो नहीं ना होगा क्या तुम? until it rains, जब तक बारिश नहीं होगी। I will not go to the garden. I will not go to garden। क्यों कीचड़ में जाना अच्छा लगता है आपको? I will not go to garden। गार्डन में कीचड़ हो जाएगी। कराची वाला गार्डन होगा तो एकदम कीचड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे गार्डन जो सारे उजड़ चुके हैं। Until it rains, I will not go to garden। अच्छा, अब समझ आ गया क्लॉज। अब मेन, अब वो समझो, इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझो। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज वैसे आपको जब समझ आएगा जब आपकी उम्र 3 महीने हो जाएगी। अभी आपकी उम्र चंद दिन की है, माशाल्लाह, भी आज दूसरा हफ्ता लग गया आपको। जी नया, आप कुछ पूछना चाह रही है? जी सर। सर जो आप ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज करवा रहे हैं सर, ये कंजक्शन भी होते हैं? इनको कंजंक्शन बना सकता हूँ, ये लीजिए। How will you improve? How will you improve your English? तुम अपनी इंग्लिश कैसे बेहतर करोगे? Until। अब until को हमने बीच में रख दिया और इससे जुमलों को जोड़ दिया, until। अब देखिए दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, until you work hard, और इसको जोड़ने में बीच में किसने काम के अपना रोल प्ले किया? until। तो until is now here conjunction। until को हमने कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर लिया और इसके आखिर में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पहले सवाल हमने किया था until you improve, how will you improve your English? Until you work hard। now until is conjunction here। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब वो मैंने कहा ना, क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस।
तो until you work hard is a dependent clause. अब main clause क्या है? मेन क्लॉज बेसिकली उसको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं होती। देखिए मैंने एक लिखा आई विल किल यू, बस खत्म बात, मुझे आगे पीछे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय मेन क्लॉज, आई विल किल यू। एक और सुने, आई वुड हेल्प यू। ये मैंने कहा ना जब आपकी उम्र 3 महीने 4 महीने हो जाएगी फिर आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्यादा अच्छा समझ आएगा, कुछ चीजें उम्र के हिसाब से समझ आती है। आई मीन नॉलेज जब आपकी इंप्रूव होगी तो फिर आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई वुड बी देयर, आई वुड बी देयर बट आई डोंट हैव टाइम। अब ये जो मैंने कहा ना आई वुड बी देयर, ये मैंने एक मेन क्लॉज इस्तेमाल किया है, बट आई डोंट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस को बनाने में हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, जल्दी से बताइए। हाउ मेनी थिंग्स डू वी रिक्वायर टू फॉर्म अ सेंटेंस? Subject, helping verb and object. जनरली हमारे Noun also. पास जो Subject is also known as noun. सही है, अच्छी नॉलेज इन लोगों की। जनरली हमारे पास 3 चीजें लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से जुमला बना ले, लेकिन मुझे आपको अंग्रेजी बुलवानी है तो मैं आप लोगों का जो जहन है वो किस अंदाज से बना रहा हूं ये मैं जानता हूं। We require 4 things to make a sentence. Subject plus verb plus object plus adverb. Adverb से मुराद यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशंस है। अभी आप देखिएगा कि आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के टाइम्स को शो करेगा। सर हसीब टीचेस अस एवरी डे। आप देखिए सर हसीब इज अ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद एडवर्ब। सर हसीब टीचेस अस एवरी डे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब। मेरी आने वाली क्लासेस में मैं सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, मैं वर्ब भी पढ़ाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। कल का नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पर ही होगा, तो मैं परेशान ना हो, ये मत सोचो सब्जेक्ट क्या था और ऑब्जेक्ट क्या था, मैं बता दूंगा, टेंशन नो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो मेरा लेक्चर है वो फिर वर्ब पर है। वर्ब पे मेरे 3 लेक्चर्स हैं। जिसने वर्ब को समझ लिया उस बस उसने अंग्रेजी के मिजाज को समझ लिया। ठीक है, चले अब मैंने कहा एवरीडे सर हसीब टीचेस अस। आप एडवर्ब को शुरू में ले आइए, आप एडवर्ब को सेंटेंस के आखिर में ले जाइए। अब देखिए सर हसीब एवरीडे टीचेस अस, आप एडवर्ब को वर्ब से पहले ले आइए। मैंने ये नहीं कहा सब्जेक्ट के बाद ले आइए, मैंने क्या कहा वर्ब से पहले आ जाए, जुमले के आखिर में आ जाए, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ जाए। नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एडवर्ब। एवरीडे, अच्छा एक नन्ही सी बात, बहुत छोटी सी बात, एवरीडे को मिलाकर लिखूं या अलग अलग लिखूं? एक बच्चे का सवाल भी था जिंदगी में, तो उस 8-10 साल पहले, तो एवरीडे को अगर आप मिलाकर लिखते हैं इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स। अगर एवरीडे को अलग अलग लिखा आपने इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स। अगर जो अभी मैं कह रहा हूं रोजाना बिला नागा, रोजाना बिला नागा, मैं भी आपसे एक चीज शेयर भी कर रहा हूं और अपनी आदत भी बनाए, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ आप लोग भी इस तरह से पढ़ने की आदत डालिए। एवरीडे अगर मैंने अलग करके लिखा इट्स एन एडवर्ब, ठीक है ना, याद रखिएगा एवरी डे, रोजाना बिला नागा। और अगर मैंने एवरीडे को मिला करके लिखा तो इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स। एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशंस। अब ये रोजाना बिला नागा नहीं है, अब ये रोजाना बिला नागा नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, Sometimes. रोजमर्रा। रोजमर्रा, जैसे ये देखिए मैं आपसे अभी ये शेयर कर रहा हूं, यहाँ पर ये लिखता है एवरीडे, और यहाँ पर एवरीडे को क्या मीनिंग्स दे रहा है ये, एडजेक्टिव। कहते हैं एवरीडे ऑकरेंस
मैंने मिलाकर लिखा है। जब एवरीडे को मिलाकर लिखा तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है? रोजमर्रा, रोजमर्रा, एडजेक्टिव। ऑर्डिनरी, टिपिकल, यूजुअल। कहता है द एवरीडे लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी रशियन सिटीजन। एवरीडे प्रॉब्लम्स, रोजमर्रा के मसले मसाइल, रोजमर्रा के मसले मसाइल। अच्छा, अब अगर ये वाला एवरीडे होगा जिसको हम अलग से लिखते हैं, इट इज एन एडवर्ब। हो सकता है यहाँ लिख कर दे दे वो, लेकिन नहीं दे रहा है। पर मैंने आपको बता दिया, जो मिलाकर लिखा वो क्या है, एडजेक्टिव। जो अलग करके लिखा वो क्या है, एडवर्ब। एवरीडे, रोजाना, बिलाना। अब एक छोटी सी और बात, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरीडे एंड डेली? डेली और एवरीडे में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरीडे एंड डेली? डेली, आई ऑफर एवरीडे। बेटा माइक्स बंद रखा करें, आपके माइक्स में हमिंग होती है ना तो प्रॉब्लम होती है। एवरीडे और डेली में क्या फर्क है? ये हारिस के नाम से जो है ना वो अपना माइक, आप बेटा अंगूठे को समझाएं, अंगूठे देखो माइक मत खोला करो, बहुत दूर होता है माइक का बटन। आपको मेरी आवाज माइक से नहीं आती है, स्पीकर से आती है। जब आप माइक खोलेंगे तो आपकी आवाज मुझे। तो एवरीडे और डेली, आई ऑफर प्रेयर एवरी डे, इसका मतलब है रोजाना बिला लगा, हफ्ते में 7 दिन में ये काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई वर्क डेली, इसका मतलब है मेरे हफ्ते में कुछ छुट्टी भी होती है। डेली का मतलब ये नहीं कि रोजाना बिला नागा, इसका मतलब है रोजाना। इसका मतलब है इसमें नागा है। अब वो नागा कब है, सैटरडे को या संडे को। आ गई बात समझ? आई गो टू स्कूल एवरी डे, जी नहीं, आई गो टू स्कूल डेली। You should not say I go to school every day. I go to school daily. Daily means कि इसमें कोई छुट्टी मौजूद है, इसका मतलब है रोजाना, इसमें नागा है। ठीक है, चलो छोटी सी बात है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई गो टू ऑफिस डेली। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते आई गो टू ऑफिस एवरी डे, इसका मतलब है आप 7 दिन जाते हैं, तो सफाई के काम भी आप करते हैं सैटरडे संडे को। ठीक है, आगे चलिए। Sometimes she calls me, she calls me sometimes, she sometimes calls me। एडवर्ब का दीन-ए-मान समझ आ गया। एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में भी आ जाता है, सेंटेंस के आखिर में भी आ जाता है, वर्ब से पहले भी आ जाता है, और जुमले की मीनिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस दैट if you change the place of an adverb, it does not change the meaning of a sentence। याद रखिएगा, if you change the place of an adverb, it does not change the meaning of a sentence। He usually plays cricket, usually he plays cricket, he plays cricket usually। यहाँ पर भी देखिए वही हो रहा है। Yesterday I called Sarah, I called Sarah yesterday, I yesterday called Sarah। यहाँ पे भी वही हुआ है। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल वहीं पर करे तो ज्यादा बेहतर है। नेवर और ऑलवेज, देखो वर्ब से पहले अच्छे लगते हैं बस। They look good before verb। He never buys cell phone, he always disturbs us। अब मैं नेवर से कहूँ, आप नेवर को कहें कि ही से पहले चले जाओ, नेवर ही बाय सेल फोन, ही बाय सेल फोन नेवर, नहीं, मजा नहीं आ रहा। कुछ वर्ड्स अपनी जगह पर अच्छे लगते हैं जैसे नेवर और ऑलवेज, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं सर मैं नेवर और ऑलवेज से जुमला बनाकर दिखाती हूँ, नेवर कॉल मी अगेन। तो वो जुमले की नौयत ही बदल गई है, वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, हमेशा नाश्ता जल्दी किया करें। जी सर। सारा कॉल्स मी ऑन संडे। अब एक छोटी छोटी बातें जरूर नोट किया करें, यहीं पर हमारी मिस्टेक्स है। संडे से पहले और लगता है, सारा कॉल्स मी ऑन संडे, ठीक है। लेकिन अगर संडे से पहले लास्ट का वर्ड लग जाए तो प्रेपोजिशन खराब हो जाएगा। सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे, सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे। अब आप ये नहीं कह सकते सारा कॉल्ड मी ऑन लास्ट संडे। नेक्स्ट, लास्ट और एवरी का वर्ड अगर संडे से पहले आ जाए, मंडे से पहले आ जाए, जनवरी से पहले आ जाए, या किसी भी मंथ से पहले आ जाए, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। आई वाज बोर्न इन जनवरी, आई वाज बोर्न इन जनवरी, जनवरी में पैदा हुआ था। आई वाज बोर्न इन जनवरी। आई वेंट टू मरी लास्ट जनवरी, आई वेंट टू मरी लास्ट जनवरी। आई वेंट टू मरी लास्ट जनवरी, नो इन, ये नहीं कह सकता आई वेंट टू मरी इन लास्ट जनवरी। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें ये, बट वेयर वी मेक मिस्टेक्स एंड नोबडी टेल्स अस।
गलतियां बताने का काम मेरा है। आई टेल ऑल योर मिस्टेक्स। हम स्टूडेंट्स को पिछले 18 साल से सुन रहे हैं, हमें पता है हमारे स्टूडेंट्स के कॉमन एरर्स क्या है। मेरे लेक्चर्स के अंदर वो सारे एरर्स आपको पता चलेंगे। और फिर ये मत कहिएगा फला टीचर, कोई टीचर हमारी गलती नहीं निकाल रहा। किसी को मैंने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि गलतियां निकालें। मैंने कहा बोलने दे बच्चा, गलती तो मैं बता रहा हूँ, अब गलती नहीं करना, ठीक है ना जी। नया आप पूछना चाह रही है कुछ? सर वो संडे वाला दोबारा बता दें। संडे से पहले ऑन लगाते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। लेकिन अगर संडे से पहले आपने लास्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, जैसे आई विल कॉल यू नेक्स्ट संडे, आई कॉल्ड यू लास्ट संडे, शी कॉल्स मी एवरी संडे। अब आप देखें मैं ऑन का इस्तेमाल नहीं कर रहा। नेक्स्ट संडे, लास्ट संडे, एवरी संडे नीड नो प्रेपोजिशन एट ऑल, ठीक है। आगे चले। सर क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? Yes, sir. Can we make a sentence without an adverb? बिल्कुल बन सकता है। We can make a sentence without an adverb. Subject plus verb plus object. Sonia plays cricket. Sarah drank Pepsi. They drive a car. I eat food. He writes a letter. यहाँ पर एक बात समझ आ गई। Adverb is not an essential part of a sentence. Adverb is not an essential part of a sentence. Adverb जो है वो कोई जरूरी हिस्सा नहीं है, जुज नहीं है। निकाल दो, निकाल दिया। Can we make a sentence without an object? क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? She talks, she taught, she teaches, I understand, birds fly, she knows, she works। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हमारे सामने बन गया है, बन चुका है, बन रहा है, और भी बना सकते हैं, टाइम देंगे। लेकिन क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? No, sir. सोच ले, सोच ले। यस सर, बन सकता है। कौन से शहर में बनता है बताइएगा, शहर वालों कौन सा शहर है आपका? प्लीज ओपन द डोर, इट इज विदाउट सब्जेक्ट। पहले शहर पूछा है, पहले बताया तो। अच्छा, फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में बनता है भाई। प्लीज ओपन द डोर। Sir, बिल्कुल आपने I am from subject नहीं Karachi. है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने कोई अभी बदतमीजी वाली बात नहीं की है। बिल्कुल आपने सही कहा, प्लीज ओपन द डोर। इसमें वाकई ही कोई सब्जेक्ट बजाहिर नजर नहीं आ रहा। आइए अब मेरी बात को सुनिएगा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एडवर्ब नीचे वाली फॉर्मेशन में देखो, मैंने एडवर्ब को ड्रॉप कर दिया, नो प्रॉब्लम। अभी पढ़ा एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सब्जेक्ट के बगैर बन सकता है? कॉल सारा नाउ, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट। बन तो रहा है, मानना तो पड़ेगा कि बन सकता है। अब मेरी बात सुनना, हम सब्जेक्ट को मुंह पे लाए बगैर जुमला बना सकते हैं। हम सब्जेक्ट को मुंह पर लाए बगैर जुमला बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जुमले में होता है, दिखता नहीं है। और यही इंपेरेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन का एक पार्ट है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस we normally don't use subject because it is definite or it is hidden। छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, डेफिनेट होता है। मेरे सामने सारा खड़ी थी, मैंने कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नौकरानी नहीं होगा आपको, हाँ तो बीवी तो होगा, तो जाओ पानी पिला दो। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब पानी पिलाने के लिए मैं नौकरानी रखूं, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन मैं कह किससे रहा हूं? यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन मैंने यू को लगाने की जरूरत महसूस नहीं करी। मेरे सामने अली खड़ा हुआ, मैंने अली से कहा कॉल सारा नाउ। वो फौरन फोन निकालेगा, ले भाई बात कर ले। डेफिनेट होता है ना, जरूरत नहीं पड़ती। डोंट कॉल हिम टुनाइट, उसे मत बुलाना। ठीक है मैं नहीं बुला रहा, नहीं बुला रहा हूं, मैंने मना कर दिया। जिससे आप बात कर रहे हैं उसको मेंशन करना जरूरी नहीं होता इंपैरेटिव में। वो आपके सामने, ओपन द डोर,
मैं ये क्यों कहूं तू दरवाजा खोल, खोल तू दरवाजा, मैं ये बोल दूं अगर से दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। लेकिन एक बात जरा महसूस करें, सर ये जुमला आप दोबारा बोलिए ना, तू दरवाजा खोल। सर ये जुमला उर्दू में तो बोलते हैं हम, खोल तू दरवाजा। तो सर क्या इंग्लिश में भी ऐसा हो सकता है कि हम यू का इस्तेमाल कर ले? वैसे तो देखे अभी हाईलाइट किए हुए मैंने, हाईलाइट का मतलब ये कि ये नजर नहीं आ रहे जब भी मैंने इनको हाईलाइट किया है। लेकिन अगर फर्ज करें यू आपकी जबान पर आ गया, तुम अपना मुंह बंद रखो, यू कीप योर माउथ शट। अब मैंने इस यू को हाईलाइट नहीं किया है, अब तो यू जबान पर आ गया क्योंकि आपको गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आएगा तो यू आएगा। चलिए आओ तुम मेरे कमरे से बाहर, यू गेट आउट फ्रॉम माय रूम। तुम मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे बाप ने दिया था ये घर, यू गेट आउट फ्रॉम माय रूम। डोंट यू स्टैंड अप, तुम तो खड़े मत हो। स्कूल वाली मिस, तुम तो खड़े मत हो पप्पू, मिस आई वांट टू गो टू वॉशरूम। तुम वही बैठे हो, यू सिट डाउन। मिस सोच ले, यू शट अप, यू शट अप। सुना होगा, बोला भी होगा, यही इंग्लिश आती थी, इंग्लिश तो आती है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट। यू शट अप। अब आपकी ससुराल वाले आ गए, अरे लीजिए ना कुछ, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, लीजिए ना कुछ कबाब लीजिए। आमादा कर रहे होते, अरे लीजिए ना, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, केनेन्स की कबाब तल कर ले आई, बड़ा एहसान किया। बाद में पता चला ये पराठे भी लीजिए, डॉन के पराठे बच्ची ने अपने हाथ से बनाए। यू जस्ट हैव सम पराठा, यू जस्ट हैव सम कबाब्स, ये गोला कबाब भी लीजिए। बाद में पता चला वो भी केनेन्स का प्रिजर्व्ड, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए हैं। यू जस्ट हैव सम गोला कबाब। अरे आप यहाँ बैठिए ना, वहां क्यों खड़े आप, यू जस्ट सिट हियर। अरे नहीं भैया सही, अरे नहीं आप बैठिए, कल ही हमने ये सोफा मोहल्ले से लिया, यू जस्ट सिट हियर। अरे आप मेरी बात तो सुन ले सर, प्लीज सर। होता है ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पीछे जा रहे होते, आप असाइनमेंट जमा करा रहे, सर मेरी बात सुन ले बेटा, यस्टरडे वाज द लास्ट डे ऑफ सबमिशन, सर मेरी बात सुन ले प्लीज सर, यू जस्ट लिसन टू मी। सर वो कोरोना हो गया था, क्या दूर रहा भाई सर, वो जब भी तो सर में नहीं आ रही थी। अब यू जस्ट लिसन टू मी सर, ये असाइनमेंट नहीं चाहिए, कोरोना हो गया था ना, तो यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्लीज सर। तो सीधा जाओ ना, डोंट यू गो, डोंट यू गो। और आगे अगर मैं ये लगा दूं कैन यू, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो सीधा जाओ ना, तो सीधा जाओ ना। मैं क्या कर रहा हूँ, शिमला में बच्चा क्या कर रहा होता है, काजल को परसुएट कर रहा होता है कि मत जाओ, शादी मत करो, छोड़ दो, क्या करोगी, डोंट यू गो, तो सीधा जाओ ना, जाना है पप्पू मुझे। वो आमादा कर रहा होता है। इसका मतलब बेटा जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस में यू का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी दो सिचुएशंस है, या तो आप गुस्से में या फिर आमादा कर रहे हैं। सर आप मेरी बात तो सुन ले, यू जस्ट लिसन टू मी, आमादा कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे सर, सर प्लीज जवाब तो दे दे सर, यू जस्ट आंसर मी वंस। ठीक है बेटा, तो बताइए क्या यू के बगैर जुमला बन सकता है? नहीं। क्या यू को मुंह पर लाए बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू होता है लेकिन उसको मुंह पर लाए बगैर जुमला बना सकते हैं, क्योंकि यू डेफिनेट होता है और छुपा हुआ होता है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप यू को जबान पर ले आते हैं, अगर आप किसी को आमादा कर रहे होते हैं तो यू आपकी जबान पर आ जाता है। अगली बात समझ। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, फिर यहां से हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। Yes, sir. बिल्कुल आ सकते हैं, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो बताइए उनका नाम क्या होगा?
नाम भी आपके सामने आ गया। बताइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समबडी होता है। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद बताइए somebody। somebody होता अच्छा, अब जब मैं अब देखो मैं कैसे खेल रहा हूं समथिंग और somebody के साथ। गोरा ये कहता है कि जब समथिंग पहले आता है तो बाद में फॉर्मूले का टू आता है, उसके बाद somebody आता है। अगर somebody पहले आता है तो बाद में समथिंग आता है, टू की जरूरत नहीं पड़ती। ये फॉर्मूला आपको ऐसे समझ आएगा। ये जुमले देखो, आई आस्क अ क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन जो है वो somebody है या समथिंग? something समथिंग। आई आस्क Something. अली। बताओ अली somebody है या समथिंग है? Somebody. Ali Somebody। somebody है सबके जहन में बात समझ आ रही है कि समथिंग क्या होता है और somebody क्या होता है? ठीक है, Yes, sir. somebody something, something is a non living thing, somebody is a living thing। इस बात से भी शायद समझ जाओ। I asked a question to Ali। मैंने पहले क्या लेकर आ गया? something। मैं पहले क्या ले आया? something to Ali। अब दूसरे बाद में क्या ले आया? somebody। I Somebody. asked a question to Ali। अच्छा, मैं अली को पहले ले आऊं। अगर मैं अली को पहले ले आऊं, अब देखिए somebody पहले आ रहा है। I asked Ali a question। I asked Ali a question। दोनों जुमलों की मीनिंग में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। No, no, sir. No difference in meaning। I teach somebody। तो वो somebody कौन है? सारा। I teach सारा। I teach something। मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। English अब मैं इन English। दोनों जुमलों को जोड़ना चाह रहा हूं। I teach something to somebody, ये भी कह सकता हूं। I teach somebody something, ये भी कह सकता हूं। यानी कि अगर मैं इसको आप जुमले की शक्ल में लेकर आऊं, I teach English to सारा। सारा को पहले ले आओ, I teach सारा इंग्लिश। कोई मुश्किल बात है ये? समझ रहे हो ना? No, sir. आसान है। yes sir अच्छा, समझ गए। I give सादिया a lecture। लेक्चर को पहले ले आओ, I give a lecture to सादिया। दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग सेम है। I give सादिया a lecture, I give a lecture to सादिया। सही है सर। एक सवाल है आखिरी, टाइम खत्म हो रहा है, फिर आप एक सवाल है मेरा। सर ये आपने देखिए शुरू में हमें बताया कि एडवर्ब लगा लो, सब ऑब्जेक्ट लगा लो, वर्ब लगा लो, हमने लगा लिया। फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट को के बगैर जुमला बना लो, हमने मान लिया। फिर आपने कहा सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बनता, हमने मान लिया। फिर आप दो ऑब्जेक्ट्स पर आ गए, दो ऑब्जेक्ट्स लगा लो। सर ये कभी ऑब्जेक्ट एक आ रहा है, कभी दो आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहा। ये तीन बातें सर, कभी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और कभी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। सर ये मसला क्या है? कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? सवाल अच्छा बच्चे का। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके अंदर देखो कौन छुपा हुआ है? वर्ब। जिम्मेदार कौन है? वर्ब। याद रखो, जहन में रखो, वर्ब ये फैसला करता है कि मेरे बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक ऑब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं बेटा? तुम वर्ब को अभी जब पढ़ोगे तो तुम्हें मजा आएगा। वर्ब क्या क्या गेम करता है। ऑब्जेक्ट एक आएगा, दो आएंगे, नहीं आएगा, ये वर्ब फैसला करता है जी। ये तो आज पता चलिए सर हमें बात। पढ़ो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ये देख रहे हो आगे VN, ये चैनल के नाम नहीं है, VNN। ये चैनल का नाम नहीं है बेटा, कुछ लोग इसको चैनल का नाम समझ रहे होंगे। ये VN अगर आप डिक्शनरी को खोले तो उसमें आपने लॉन्ग ब्रैकेट्स में देखा होगा VN और VNN। VN का मतलब ये होता है वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट,
और वी डबल एन का मतलब होता है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। मैंने इसको आसान करके यहाँ लिखा हुआ है, याद करो, इसको दिमाग में बिठाओ। अगर वी डबल एन कहीं पर लिखा हुआ देखा तो इसका मतलब है इस वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। अगर वी के बाद एन लिखा हुआ देखा, इसका मतलब है ये वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले सकता है। अच्छा सर, अगर ये दोनों लिखे हुए हो तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ब से एक ऑब्जेक्ट भी लेता है और 2 ऑब्जेक्ट्स भी लेता है। लेकिन सर अगर वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता तो उस वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और वो वर्ब यूं अकेला लिखा हुआ होगा, या फिर उस वर्ब के बाद एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन या एडवर्ब। याद रखो, जहन में बिठाओ कि ये निशानी है इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। वर्ब खाली, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्रेपोजिशन, वर्ब एडवर्ब, ये डिक्शनरी में लिखी होती है जबान, वहां से हम याद करते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब तो खैर लिस्ट अवेलेबल है पूरी इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। सर ये वाली बात समझाएं, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, ये देखो आई गो, गो के बाद क्या आया, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इस जुमले में अगर किसी ने कहा ना वर्ब है तो मैं घर आ जाऊंगा आपके। ही इज टायर्ड, एडजेक्टिव, ये देखो इसके बाद एडजेक्टिव आ गया। एडवर्ब, he drives slowly, slowly is an adverb, adverb of manner. Oh, I see. Birds fly, birds fly, no, ये भी लिख देते हैं, birds fly, no object, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आया, वर्ब खाली। आखिरी बात, फिर छुट्टी, 2 मिनट ऊपर होगा। जिस सेंटेंस में, बताओ पैसिव में, तुम लोगों ने बचपन में पैसिव वॉइस पढ़े थे, बताओ पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम क्या करते थे? पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम क्या होता था? ऑब्जेक्ट होता है सबसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे ना। बताओ इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा? नो सर। क्यों नहीं बनेगा? सर ये क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है बेटा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो बस जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आज का लेक्चर यहाँ खत्म।